हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। सो दोस्तों, हमने जो पिछला वीडियो बनाया था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में, जिसे हमें एक अच्छा खासा रिस्पांस देखने को आया था। और एक और ऐसा शेयर है जो कि बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। यस अगेन हम एक और पीएसयू स्टॉक के बारे में आज बात करने वाले हैं, और ये स्टॉक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सो पीएसयू स्टॉक्स और स्पेशली जो पीएसयू बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक है, उसमें हमें एक अच्छे खासी तेज़ी देखने को मिली थी पिछले कुछ समय में। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा स्टॉक है जो कि अभी भी एक सस्ते दाम पे हमें दिख रहा है ट्रेड होते हुए। तो हमने सोचा कि चलो आज का वीडियो हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ही बना लेते हैं। तो यस फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, और हम डिटेल में बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक के बारे में, इसके फंडामेंटल टेक्निकल लेवल्स के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ नाम सुन लो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो शेयर प्राइस यहाँ पे दिख रही है उसे देख के जाके कल ही इसे बाय कर लो, और बाद में फिर अगर प्राइजेस इसके आपको जैसे चाहिए वैसे मूव नहीं होते हैं तो फिर आप हमें बोलो कि हमारा एनालिसिस गलत था। आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी जाके आप एनालिसिस कैसे करते हैं उस चीज़ को समझेंगे। और वो एनालिसिस जब आपको समझ में आएगी तब आप अपना खुद का एनालिसिस करेंगे, और उसी के बेस पे आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे। हमारे साइड से कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन आपको नहीं है। और जो भी हमारा इंटेंशन है ये वीडियो बनाने का, वो यही है कि हम आपको बताएं कि किसी भी स्टॉक को इन्वेस्ट करने से पहले, सिलेक्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले इसके टेक्निकल लेवल्स को देख लेते हैं। तो ये अभी ट्रेड कर रहा है 46.85 रुपीज़ पे। और आप देख सकते हो कि इसका जो हाईएस्ट पॉइंट था वो करीब करीब 200 रुपये के आसपास था, एक 2011 के समय में। उसके बाद स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट हुई थी। फिर थोड़ा बहुत ये इंक्रीज़ होके वापस से 120-130 रुपये तक गया था 2018 के आसपास। और जो कोविड का मार्केट क्रैश था उसमें ये बहुत ही ज़्यादा गिर के 25 रुपये 30 रुपये तक आ गया था। वहाँ से इसमें वापस से रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। इसका रिसेंट जो हाई था वो 54 रुपीज़ का था, जस्ट कुछ ही हफ्तों पहले। और वहाँ से फिर से इसमें डाउनफॉल हुआ था, और रिसेंट जो अभी क्रैश हुआ था उसमें ये हमें 40-42 रुपये के आसपास भी ट्रेड करते हुए दिख रहा था। वहाँ से अभी ये 46.85 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का अगर आप 52 वीक हाई देख सकते हो, 56 रुपीज़ का लगाया था। 52 वीक लो के इसने 22 रुपीज़ का लगाया हुआ था। और इसका अगर पी रेशियो देखें तो वो 18.55 का है। तो पी रेशियो के हिसाब से डेफिनेटली ये स्टॉक अंडर वैल्यूड कैटेगरी में आता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन बेहतरीन है इसका, 40.66 ट्रिलियन करोड़ का है। इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो नहीं है, ना के बराबर है। कंपनी डिविडेंड तो नहीं देते आ रही है। इसके क्वार्टरली फाइनेंशियल्स अगर हम देखें तो रेवेन्यू में हमें 23% जंप देखने को मिला है। इसके नेट इनकम में हमें 82% का जंप देखने को मिला है, और इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है उसमें भी हमें 48% का जंप देखने को मिला है। तो क्वार्टरली फाइनेंशियल्स तो बेहतरीन है। जिस प्राइस पे भी ट्रेड कर रहा है वो 52 वीक हाई पॉइंट से डिस्काउंट पे मिल रही है। अच्छा खासा डिस्काउंट बोला जा सकता है इसको। और जो स्टॉक का पी रेशियो है वो भी इसे अंडर वैल्यूड कैटेगरी में प्लेस कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके रेवेन्यू की तरफ देखते हैं। तो इसके रेवेन्यू में आप देख सकते हो कि एक हल्का सा ड्रॉप हमें देखने को मिला था 2021 में। वहाँ से कंसिस्टेंटली रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, और ये बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, पीएसयू बैंक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि रेवेन्यू 100 गुना 150 गुना बढ़ता हुआ दिखे। जो भी यहाँ पे रेवेन्यू जंप हमें देखने को मिल रही है वो 2021 से 22 रहे। एक मार्जिनल इंक्रीज था, 2022 से 2023 में एक अच्छा खासा इंक्रीज हमें देखने को मिला है। और ये एक वेल मेंटेन रेवेन्यू ग्रोथ है, ऐसा कहा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ के नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। तो इसका नेट प्रॉफिट एक टर्न अराउंड स्टोरी है हमारे लिए, और वो साफ साफ हमें यहाँ पे दिख रहा है। आप देख सकते हो 5 साल के पैटर्न में 2019 में 5,500 करोड़ का नेगेटिव नेट प्रॉफिट था इसका, मतलब लॉस था। वो कम होके 1100 करोड़ तक आया 2020 में। 2021 में वो 878 करोड़ हुआ, और वहाँ से इसका टर्न अराउंड होके ये प्रॉफिटेबल बन गई। तो ऐसा नहीं है कि पिछले 2 साल में प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ है तो 2 ही साल में अच्छा टर्न अराउंड हुआ है, बट ये इंटायर 5 ईयर्स इसके लॉसेस जो बहुत ज़्यादा थे वो कम हो गए, और कम होके ये प्रॉफिटेबल बना 2022 में, और वहाँ से प्रॉफिट का ग्रोथ भी देखने को हमें मिल रहा है। तो चलिए इसके बुक वैल्यू पर शेयर की बात करते हैं। तो इसके बुक वैल्यू पर शेयर आप देख सकते हो कि
करीब-करीब 30 रुपए के आसपास है। इसमें भी एक हल्का-सा इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है, 2019 के कंपैरिज़न में ड्रॉप भी हुआ था। तो ये डेफ़िनेटली प्रॉफ़िट की वज़ह से नहीं है, बट इसके नंबर ऑफ़ शेयर्स में जो भी चेंजेज़ हुए हैं उसकी वज़ह से है। स्टॉक का बुक वैल्यू अभी 30 रुपए के आसपास है और स्टॉक ट्रेड कर रहा है 46-47 रुपीज़ पे। पीओसी सेक्टर स्टॉक है, इसके जो फाइनेंशियल्स आए थे लेटेस्ट क्वार्टर के वो एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स थे। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं करके कि ये एक अच्छा स्टोरी हमें बता रहा है और एक अंडर वैल्यूड कैटेगरी में ही दिख रहा है। सो दोस्तों, जनरली हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो, ये सारे पैरामीटर कंसिडर करते हैं। लेकिन ये एक पीएसयू सेक्टर बैंक है, तो हम इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं देखेंगे। उसके बदले हम एक और नया फाइनेंशियल पैरामीटर यहाँ पे देखेंगे जो है एनआईएम। सो एनआईएम स्टैंड्स फॉर नेट इंटरेस्ट मार्जिन। सो बेसिकली इसका जो बाइंग और जो इसका लेंडिंग रहता है और जो ये बोरो करती है, उसमें ये कितना मार्जिन जनरेट करती है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। एनआईएम उसी को कहा जाता है और ये एक इंडिकेशन रहता है कि कंपनी उसका जो कोर ऑपरेशन है उसमें क्या परसेंटेज प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो आप देख सकते हो इनका एनआईएम बेहतरीन है 2.88, और ये कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए भी हमें दिख रहा है पिछले 5 साल में। और अगर इसके पीयर के कंपैरिजन करके आप देखो तो आपको कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक का एनआईएम मार्जिन सबसे ज़्यादा दिखेगा, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है किसी भी पीएसयू सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए। तो चलिए, जो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी रहती है वो होता है एनपीए। सो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए स्टैंड्स फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब जो लोन इन्होंने दे रखे हैं उसमें से कितने ऐसे लोन हैं जो बैड लोन की कैटेगरीज में जा सकते हैं। तो ये बैड अभी तक हुए नहीं है लेकिन नॉन परफॉर्मिंग है, मतलब इनका रीपेमेंट टाइम पे नहीं हो रहा है, इनका इंटरेस्ट चुकाया नहीं जा रहा है टाइम पे। और ये हर किसी बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सेक्टर के स्टॉक में देखने वाला पैरामीटर रहता है। आप देख सकते हो कंपनी का नेट प्रॉफिट टॉप साइड पे है। सो नेट प्रॉफिट हमें कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ दिख रहा है एक्सेप्ट 2022। अगर इसके ग्रॉस एनपीए की बात करें तो ये जो 9.64 के आसपास हुआ करता था 2019 में, वो कम होकर अभी आधे से ज़्यादा कम हो चुका है और 4.61 पे आ चुका है। और जो इसका नेट एनपी है वो भी 2.95 हुआ करता था 2019 में, वो कम होते हुए 1.64 आया है। तो आप देख सकते हो कि ग्रॉस एनपीए रहे या नेट एनपीए रहे, कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर वो कम होते हुए दिख रहा है यहाँ पे। अभी जो इसका नेट एनपीए है 1.64, वो इसके पेयर के कंपैरिजन में अभी भी ज़्यादा है, लेकिन कंसिस्टेंटली हमें वो कम होते हुए दिख रहा है। तो बैंक ने जो इंटरनल इनकी पॉलिसीज़ है, प्रोसेसेस है, उसमें चेंजेस किए हुए हैं और उसका रिजल्ट हमें सीधा-सीधा इसका एनपीए कम होते हुए दिख रहा है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा टर्न अराउंड स्टोरी बोला जा सकता है या एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर भी इसे कहा जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, हमें ये भी देखना रहेगा कि इसका जो नेट एनपीए मार्जिन अभी है, नेट या ग्रॉस दोनों, वो इसके पीयर के कंपैरिजन में अभी भी ज़्यादा ही है। तो ये एक कंसर्निंग फैक्टर डेफिनेटली है हमें। तो चलिए, वीडियो के एंड में हम बात करेंगे कि इसे कैसे रीड करना चाहिए और हमें कैसे डिसीजन लेना चाहिए। आगे बढ़ के पहले इसके कैश फ्लो स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगर आप देख सकते हो कि जैसे हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश का जनरेट होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी कंपनी के लिए। यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से हमें कैश जनरेट होते हुए 2 साल दिख रहा है, बाकी के 3 साल नहीं दिख रहा है और बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी इसमें देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आप देख सकते हो करके कि यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा अलग है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आपको पॉजिटिव नंबर दिखेंगे पहले 3 साल में, उसके बाद नहीं दिखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, तो इसका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट रीड करते हैं वो तरीका अलग रहता है उसका। बाकी जो कंपनीज रहती है उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी बैंकिंग कंपनी। तो बैंक बोरो भी करती है, लेंड भी करती है, वो बोरो करके ही लेंड करती है और उसी में से जो हमने एनआईएम देखा वो उसको प्रॉफिट अर्न करने के लिए हेल्प करती है। तो इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से अगर कैश फ्लो जनरेट हो रहा है तो ये नेगेटिव साइन नहीं देखी जा सकती, हालांकि ये एकमात्र डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रहता। इसके ऑपरेशंस में से कैश जनरेट नहीं हो रहा है, यस ये कंसर्निंग फैक्टर है, लेकिन ये उतना भी कंसर्निंग फैक्टर नहीं है जितना कि किसी और इंडस्ट्री के स्टॉक के लिए होता है।
और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ डेफिनेटली यहाँ भी वही फंडामेंटल्स एप्लीकेबल होता है कि कंपनी ने बिजनेस में री इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगेन बैंकिंग सेक्टर में कैसा रहता है कि आपको बहुत सारी बोरोइंग्स दिखती है और बहुत सारी लेंडिंग भी दिखती है। तो when that borrowing and lending is compared with the amount that you reinvest in business, that investment activity is always going to look very small compared to the your operating and financing activities. सो यही रीज़न है कि स्टॉक को आपको थोड़ा अलग तरीके से देखना रहेगा इसके कैश फ्लो स्टेटमेंट के। हालांकि हम जो बेसिक आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताते आ रहे हैं कि किसी भी कंपनी के लिए, चाहे वो बैंकिंग का स्टॉक हो या कोई और इंडस्ट्री हो, ऑपरेशन से कैश का जनरेट होना इम्पॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे हमें वो 2 साल में होते हुए दिख रहा है, बाकी के साल में नहीं दिख रहा है, करंट ईयर में नेगेटिव दिख रहा है, ये एक हमारे लिए डेफिनेटली कंसर्निंग फैक्टर है। चलिए आखिर में हम इसके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हो कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोटर का होल्डिंग है वो 93% है। जो डीआईएस का होल्डिंग है वो करीब करीब आपका 3% 4% के आसपास है, और जो पब्लिक का होल्डिंग है वो भी आपका एक 4% के आसपास है। सो पब्लिक इसमें बहुत कम है, मार्केट में जो शेयर्स है वो ज़्यादा नहीं है, और जो प्रमोटर का होल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा है। तो आने वाले समय में सेबी रूल के हिसाब से हमें इसका आईपीओ या ओएफएस आते हुए दिख सकता है। एंड जो पब्लिक का होल्डिंग है वो कम है, तो ऑब्वियसली मार्केट में जो शेयर्स है वो भी कम है। ये एक अच्छा पैरामीटर कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन हम इसको एक बार टेक्निकल लेवल को एनालिसिस कर लेते हैं और इसके एनपीए के बारे में भी डिटेल में बात कर लेते हैं। तो टेक्निकल लेवल के हिसाब से ये अभी 46-47 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है। इसका जो रिसेंट हाई था वो 56 रुपीज़ का था, और वही इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन भी है 54 to 56 का। तो अगर ये यहाँ से इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर देती है तो हमें ये आने वाले समय में फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो 67-68 का रहेगा। उसके बाद ये 80 को भी क्रॉस करते हुए दिख सकती है, और अगर उसको क्रॉस करके आगे जाके ये 100-102 को सस्टेन कर लेती है तो ये इसका जो प्रीवियस हाई था 200 रुपये का उसको भी क्रॉस करते हुए दिख सकती है। हालाँकि इसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा सपोर्ट आएँगे। पीएसयू सेक्टर बैंक गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर भी डिपेंड रहता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में चेंज आती है तो इसके प्राइसेस अफेक्ट होने वाले हैं। इसका एनपीए एक पॉजिटिव स्टोरी हमें बता रहा है। पिछले 5 साल में ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए बहुत ज़्यादा कम हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है किसी भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक के लिए। लेकिन इसके पीयर के कंपैरिजन में इसका एनपीए अभी भी ज़्यादा है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में मार्केट में इसके शेयर्स कम है, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है। क्योंकि अगर शेयर कम रहते हैं तो प्राइसेस जल्दी इंक्रीज़ होने के भी चांसेस रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी फैक्ट है कि इसका आने वाले समय में आईपीओ आ सकता है, ओएफएस आ सकता है, और इसके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ सकते हैं, जो कि इसके प्राइसेस को एडवर्सली अफेक्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसे में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में अगर हमें डिसीजन लेना है तो यस, शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक अट्रैक्टिव हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है अगर ये अपना एनपीए को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहें। लेकिन इसमें हमें बल्क बाइंग से बचना चाहिए। ऐसे बहुत सारे इंडिकेशन है जो कि इसका एनपीए पीयर के कंपैरिजन में ज़्यादा होना, इसका प्रोमोटर का होल्डिंग 93% होना, इसका जो इसके जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश कंसिस्टेंटली जनरेट ना होना, ये हमारे लिए एक नेगेटिव साइन है, और इसीलिए हमें इसमें बल्क बाइंग से बचना चाहिए। सो बल्क बाइंग क्या होता है ये तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। हमारे हिसाब से ऐसे स्टॉक में आपको 3%, 4% या ज़्यादा से ज़्यादा 5% आपके पोर्टफोलियो का वैल्यू से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ये थी हमारी ओपिनियन। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन डेफिनेटली नहीं है, हमने एनालिसिस करके आपको बता दिया इसके फंडामेंटल टेक्निकल्स के बारे में। आपको फर्दर एनालिसिस करना है और डिसीजन लेना है कि आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रहे हो या नहीं। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और हमें ज़रूर बताइए कि आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो या नहीं। थैंक यू।